उसका भी जायजा लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए बड़ी खबर के साथ। तो बड़ी खबर में अब हम समझने की कोशिश करेंगे जो कुछ देर पहले कैबिनेट रीशफल की जानकारियां सामने आई हैं। 3 बड़े नाम सामने आए। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री सुशील कुमार शिंदे देश के अगले गृह मंत्री होंगे। मौजूदा गृह मंत्री पी चिदम्बरम वित्त मंत्री बनेंगे और वीरप्पा मोइली जो ऊर्जा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे। तो इसी को समझने के लिए खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है। नीना व्यास वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो में है। मनोरंजन भारती एनडीटीवी के पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ मौजूद है। जगदम्बिका हमारे साथ मौजूद हैं। 2 अन्य मेहमान यहां पर अभिनंदन सीकरी टीम अन्ना के मसले को हम डिस्कस करेंगे, इसलिए अभिनंदन भी यहां पर मौजूद हैं और जितेंद्र जैन यूथ फॉर इक्वालिटी से हमारे साथ यहां पर हैं। लेकिन सबसे पहले मैं मनोरंजन के पास जाऊंगी। मनोरंजन, जो आज ये फेरबदल सामने आया, इसकी टाइमिंग को लेकर आज ये जानकारी क्यों? देखिए, एक तो अगले हफ्ते जो संसद का सत्र शुरू होना है और उसके पहले वैकेंसी थी, तो वो उस वैकेंसी को पूरा करना ही था और ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि वित्त मंत्रालय जो है पी चिदम्बरम को ही भेजा जाएगा और वही हुआ है। गृह मंत्रालय किसको मिलेगा, इसको लेकर के जरूर डिबेट चल रही थी, अटकलें चल रही थी, लेकिन जिस ढंग से सुशील कुमार शिंदे को ये विभाग दिया गया है, आप कह सकते हैं कि इससे जुड़ा हुआ एक जो मामला है कि लीडर ऑफ द हाउस लोकसभा में दल का नेता कौन होगा, उसके भी संकेत मिलते हैं, क्योंकि सुशील कुमार शिंदे को एक तरह से एलिवेट किया गया है गृह मंत्रालय में और आप कह सकते हैं कि शायद वही लीडर ऑफ द हाउस हो। वीरप्पा मोइली बहुत खुश नहीं थे, उनके पास बहुत छोटा सा मंत्रालय था और इसलिए उनको ऊर्जा मंत्रालय का भार दिया गया है। लेकिन कई लोग मजाक में आज कह रहे थे कि जब इतना पावर का क्राइसिस है तो पावर मिनिस्टर को गृह मंत्रालय दे दिया। बिल्कुल मनोरंजन, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नीना जी, आप जो आज ये जानकारियां सामने आई, आप कैसे देख रहे हैं? अगर हम पहले सुशील कुमार शिंदे के मंत्रालय को देखें, 2 दिन से लगातार इतनी क्राइसिस है और आज ये सामने आई जानकारी, जब त्राही मची हुई है आधे भारत में और अब उनको एक तरह से पदोन्नति है कि पावर मिनिस्टर से आप गृह मंत्री बना रहे हो ना? देखिए, आप जो पावर क्राइसिस चल रहा है देश में, पहले तो आज की बात नहीं है, डेकेड से ये चल रहा है। शॉर्टेज पावर की है, जो ग्रिड जाता है क्या इसका ये मतलब है कि जो ये फैसला था ये पहले ले लिया गया था? नहीं, फैसला तो 2 दिन से तो खबरें ही आ रही हैं, तो फैसला तो लेना ही था पहले। वो तो कंसल्टेशन प्रोसेस को एकदम से तो नहीं दिमाग में आया जो कर दिया। वो तो शिंदे का नाम जैसे लीडर ऑफ हाउस काफी दिनों से चल रहा है, जब से बल्कि प्रणब मुखर्जी एलिवेट हुए। नहीं, विधोल्ड तो मगर अगले हफ्ते 7-8 तारीख से मानसून सेशन शुरू हो रहा है, तो मिनिस्टर को थोड़ी फाइल वाइल पढ़नी पड़ती है, कुछ समझना पड़ता है, आंसर करने पड़ते हैं क्वेश्चंस, तो वो तो 2-4 दिन पहले करना बिल्कुल इसमें कोई गलत बात नहीं हुई। जो शिंदे का सवाल है, पावर मिनिस्टर जो भी रहा है फेल ही हुआ है एक तरह से, क्योंकि पावर क्राइसिस हिंदुस्तान में चलता ही गया। मगर कोई डैम बने, हाइड्रो डैम बने, थर्मल डैम बने, तो उसका कार्बन फुटप्रिंट का मसला खड़ा होता है, पोल्यूशन का मसला खड़ा होता है। जो पावर डैम बने वहां डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल का मसला खड़ा होता है। तो 30-30 साल, 40-40 साल तक प्रोजेक्ट्स एक तरह से पीछे रह जाते हैं। तो ये पावर क्राइसिस तो चलेगा इंडिया में। आप कोई भी न्यूक्लियर एनर्जी की बात लगे, वहां जैतापुर में जो कुदनपुला में बिजली की समस्या पे नहीं डिस्कस। मैं आपसे समझना चाह रही हूँ, सुशील कुमार शिंदे को जो गृह मंत्रालय दिया जाता है, उनको एक प्रमोशन होता है, क्या उनके फेवर में गया कि उनको ये पद मिला? नहीं, देखिए, महाराष्ट्र के बहुत सीनियर मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर रहे हैं और कांग्रेस लॉयलिस्ट हैं। कांग्रेस लॉयलिस्ट मतलब वो तो सारे होंगे ही, मतलब जो कांग्रेस में बड़े मंत्री हैं, तो उनका नाम तो चल ही रहा था। तो 10 जनपद मतलब कांग्रेस से 10 जनपद, मतलब अब ये थोड़ी आप कहें कि कोई तो उसमें तो कोई ताज्जुब वाली बात नहीं है कि उनको गृह मंत्री। और जब इकोनॉमी आपकी सारी सिचुएशन सामने आई है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो स्लो डाउन हुआ है, ग्रोथ रेट स्लो डाउन हुआ है। चिदम्बरम के टाइम में इकोनॉमी बहुत, चिदम्बरम को वित्त मंत्रालय मिलना
हाँ, वही मैं चिदम्बरम की बात कर रही हूँ कि जब उनके टाइम में 2004 से लेकर 9 तक जब वो उन्होंने संभाला था वित्त मंत्रालय, तो बहुत अच्छी तरह की ग्रोथ वगैरह में हुई थी। तो हो सकता है प्रधानमंत्री ने सोचा हो कि जहाँ इकोनॉमी की सिचुएशन बहुत गंभीर हो रही है, जो गंभीर मतलब जो पहले से थी उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि अब तो प्रधानमंत्री संभाल रहे थे, तो एक अब तक तो वो तो टेम्पररी था ना, जब तक मुखर्जी वो तो। लेकिन क्या विपक्ष इसको आसानी से लेगा? नहीं, विपक्ष का इसमें क्या लेना देना है? हंगामा चिदम्बरम के नाम पर वित्त मंत्रालय जिस तरह से देखिए, हंगामा तो अब अन्ना हजारे ने 15 मिनिस्टर्स को किया हुआ है। देखिए, आप अगर कहें कि गद्दी आप छोड़ दीजिए, तो या तो आप कहें कि फ्रेश इलेक्शंस लाइए, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाइए, फ्रेश इलेक्शंस लेके आइए। जब इलेक्टेड एक गवर्नमेंट है तो मंत्रालय तो प्राइम मिनिस्टर ही तय करेंगे। तो मैम, कुल मिलाकर जो ये 3 आज नाम सामने आए, एक तरह से बताया जा रहा था जान फूकी जाएगी। राहुल गांधी का फिलहाल अभी भी सवाल उस पर बना हुआ है, कहीं कहा जा रहा था लीडर ऑफ द हाउस बनेंगे, वो शायद बताया जा रहा है सितंबर में कुछ जानकारियां सामने आ सकती हैं उस लिहाज से। लेकिन फिलहाल जो ये 3 सामने आए, एज एन जर्नलिस्ट आप कैसे आंक रही हैं संक्षेप? नहीं, ये 3 तो देखिए एक्सपेक्टेड लाइंस पे था कि वित्त मंत्री चिदम्बरम को देना, ये एक्सपेक्टेड लाइंस पे था कि शिंदे का भी नाम चल ही रहा था कि एक सीनियर पोजीशन होम मिनिस्टर किसी ना किसी को बहुत सीनियर आदमी को बनानी थी, और महाराष्ट्र के वो बहुत सीनियर आदमी हैं, चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, बड़े बड़े मंत्रालय उन्होंने संभाले। तो फिलहाल आपका ये आंकड़ा है कि मेरा मतलब इसमें कोई सरप्राइज इतना एलिमेंट नहीं है, सरप्राइज एलिमेंट नहीं है, और ये एक्सपेक्टेड लाइंस पर हुआ है। लेकिन अब मौली का कह सकते हैं कि सिर मुंडाते ही ओले पड़े, मतलब जैसे ही उनका नाम आया कि ये दूसरी बार भारी ग्रिड कोलैप्स हो गया। ठीक है, तो फिलहाल ये था फेरबदल पर हमने समझने की कोशिश की। लेकिन आइए अब रुख करते हैं अन्ना के मूवमेंट का। आज अन्ना का मूवमेंट कैसा रहा, कहां पहुंचा, देखते हैं। मीडिया वाले पीछे नहीं तो जनता का गुस्सा उनके ऊपर दे सकता है। ऐसी झूठी न्यूज चलाता है, उसकी सीआरपी 0 आ जाएगी, कोई नहीं देखेगा उसको। के लोग देखेंगे जो सच्चाई को सामने रखते हैं, जो सच का साथ देते हैं। शांति भूषण जी ने जहां ये बोला, उसके बाद जो यहाँ पर मौजूद भीड़ थी वो उग्र हो गई। उसने मीडिया कर्मी जितने भी थे उनके साथ बदसलूकी, गाली गलौज हुई और नौबत हाथापाई तक आ गई थी। अन्ना हजारे कहते हैं कि लोग कहते हैं भीड़ नहीं है, भीड़ नहीं है। अरे आपको देखने की दृष्टि नहीं है, इसका मतलब हमें ये देखना नहीं आता है कि यहाँ पर भीड़ है या नहीं है, जबकि हम ही वो लोग हैं जिन्होंने दिखाया था कि किस तरह रामलीला मैदान भरा है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हम यहाँ भीड़ जुटाने के लिए नहीं बैठे हैं। अगर ऐसा ही है तो आप क्यों लगातार पिछले 6 दिन से ये कह रहे हैं कि मीडिया कह रहा है भीड़ नहीं है? क्यों आप बार बार ये बताते हैं कि इतने लोग, लंबी लाइन लग गई है, इतने लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं? क्यों आप बार बार अनशन शुरू होने से पहले क्यों आप प्रचार कर रहे थे अगर आपको भीड़ नहीं चाहिए? क्या सिर्फ एक तमन्ना ही रह गई है कवर करने के लिए, और कोई खबरें नहीं है? जो एनडीटीवी इंडिया के दर्शक हैं वो इस बात को समझ रहे होंगे कि अगर एडवाइजरी कोई आई है तो एनडीटीवी इंडिया पर लगातार कवरेज कैसे चल रही है, कैसे लाखों के कैमरे यहाँ पर जंतर मंतर पर लगे हुए हैं। अगर ये सब है तो लोग यहाँ पर अगर चोर हैं, बिके हुए हैं, तो यहाँ पर खड़े क्यों हैं, धक्के क्यों खा रहे हैं, क्यों यहाँ पे गालियां खा रहे हैं? उनकी जिम्मेदारी बनती है कि भीड़ को कंट्रोल करें, भड़काने का काम उनका नहीं है। अगर वो इस तरह भड़काते हैं तो वो इसका मतलब यह है कि वो डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं रखते। उनके तरफ से मैं आप सबकी माफी मांगता हुए और मैं तो फिलहाल हमने कल रात की घटना देखी और खास मेहमान आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं, जिनसे मैंने आपको बताया। अभिनंदन हमारे साथ मौजूद हैं, टीम अन्ना के सदस्य जितेन जैन, यूथ फॉर इक्वालिटी नीना व्यास हमारे साथ मौजूद हैं, जगदम्बिका जी हमारे साथ बने हुए हैं। अभिनंदन, अब आपसे समझना चाहेंगे कि जो अन्ना का जो आंदोलन है आज जिस तरह से बढ़ रहा है, आज कल भी आप थे स्टूडियो में, आज आप कैसे आंक रहे हैं जिस तरह से कल रात की जो घटनाएं हुई? आपकी क्या जो मीडिया के साथ जो हो, मीडिया के साथ जी, पूरे आंदोलन की अच्छा, पहले मैं मीडिया वाली बात आपको बता दूं कि उसके लिए माफी अन्ना ने मांगी, अरविंद ने मांगी, और हम सब बहुत शर्मिंदा हैं। मैं खुद रिपोर्टर रहा हूं। मैं न्यूज ट्रैक के जमाने में जब इंडिया टुडे का होता था, मैं न्यूज ट्रैक में रिपोर्टर था, उसके बाद मैं आज तक में रिपोर्टर था। मैंने एनडीटीवी में काम किया है 6-7 साल। तो हम बहुत शर्मिंदा हैं। वो बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है और उसकी कोई एक्सक्यूज नहीं दी जा सकती।
और हमने सब वॉलंटियर्स को बोला है कि आप वहां पर जाके देखिए कि ऐसा कुछ ना हो। पिछले वाले रो में सिर्फ करीब 30 वॉलंटियर्स ही हैं, ताकि और कोई वहां पर ना आए और ऐसी कोई घटना ना घटे। उस मुद्दे पर यह है। बाकी जो है आज जैसा कि स्टेज से योगेंद्र यादव जी ने कहा कि शायद वक्त आ गया है कि राजनीति में कदम रखना चाहिए। ये जो उन्होंने रखी है बात, ये कई लोगों ने पहले भी की है जब हम हिमाचल प्रदेश गए थे, क्योंकि कई जनसभाओं में जब बोला जाता कि अच्छे लोगों को भी कराया था आप लोगों ने। हाँ नहीं, और ये तो बोलते थे, ये तो मेरे सामने हुआ है कि मनीष एड्रेस कर रहे थे क्राउड को, जी इनको वोट मत दो, अच्छे लोगों को वोट दो। आप तो ऐसे लेक्चर देके चले जाते हैं, हम किसको वोट दें? तो राजनीति में आने पर विचार आप कर रहे हैं? एक्चुअली उस पर बहुत डिवाइडेड है। बहुत लोग कट्टर हैं कि हम इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे चाहे कुछ हो जाए, क्योंकि वो हमें वीक कर देगा। कई लोगों का मत है। लेकिन अभिनंदन, हमेशा ये राय कि टीम अन्ना की कोई भी चीज रही है वो डिवाइडेड रही है, एक नई राय नहीं रही है। तो जो लोग होते हैं, आपके फॉलोअर्स होते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो किसी भी एक जो, बट फिलहाल आप कह रहे हैं कि जो राजनीति का मसला है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, ऐसा नहीं होता कि सब बोलते हैं हाँ। मतलब ऐसा शायद होता होगा जब जहां कोई राजा या रानी होती है, एवरीवन से यस, हाँ सबने बोला, सब अपने मत रखते हैं और जो मेजॉरिटी प्रिवेल करती है उस रुख से जाते हैं। और हर ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होता है। मैं बस आपको ट्रांसपेरेंटली बता रहा हूं कि कई लोग का मत है। यूथ फॉर इक्वालिटी से जितेन जैन यहां पर मौजूद हैं। जितेन, आप एक युवा हैं, आप खुद एक काफी मुहिम से जुड़े रहते हैं, कैसे देख रहे हैं अन्ना के इस आंदोलन को, जो वो आज जाके पहुंचा? जो खास बात आज अभिनंदन ने कही कि अब राजनीति में आगे बढ़ने पर विचार कर रही है टीम। देखिए, मुझे तो बहुत पहले से दिख रहा था, और कुछ भी कहने से पहले जब अरविंद जी के उपवास का 7वां दिन में, अन्ना जी भी उपवास में, भगवान उनको बहुत अच्छी सेहत प्रदान करें, उनका स्वास्थ्य जल्दी से जल्दी अच्छा रहे, ज़्यादातर अच्छा रहे, और जो भी ये अनशन है वो सफल हो, लोकपाल आए। मगर देखिए, इस पूरी अन्ना जी के आंदोलन में हम भी शुरू में जुड़े हुए थे, तो हमें उसमें जो आरक्षण के खिलाफ जो आंदोलन था इससे पहले, वो सबसे बड़ा छात्र आंदोलन था। तो उसका पूरा एक रूपांतर मुझे नजर आ रहा है, क्योंकि कोई भी एक जो ऐसा बड़ा जन आंदोलन होता है तो वो एक चिंगारी के साथ शुरू होता है और बहुत ऊपर तक जाता है। उसके बाद उसमें उतार चढ़ाव आने शुरू होते हैं, पर धीरे धीरे जब वो अपने अंतिम चरण की तरफ बढ़ता है तो उसमें दो ही विकल्प होते हैं। या तो आप न्यायालय की तरफ रुख करते हैं, क्योंकि कोई तो फाइनल आर्बिट्रेटर आपके आंदोलन का होगा, या फिर अंतिम चरण में जाके जब आपको ये लगता है कि अब आंदोलन से भी कुछ नहीं हुआ, सरकार ने सुना नहीं, अदालतों से मतलब मामला हल नहीं हुआ, तो लोग सोचते हैं कि अब अंतिम विकल्प के रूप में जनता की अदालत में जाकर जो है राजनीतिक विकल्प जो है जनता के सामने रखें। और ये हमने भी किया था। हमने भी एक पॉलिटिकल राजनीतिक पार्टी बना के एक लोक उम्मीदवार को उतारा था। पर तो अभिनंदन, आप लोग कानून के बजाय, अदालत के बजाय आप राजनीति का रुख करना, अगर मैं आप ही की राय जानूं तो वो बेहतर समझेंगे? नहीं जी, ये आइदर और नहीं है। नहीं, जैसे एग्जाम्पल दिया गया, सुब्रमण्यम स्वामी ने 2G घोटाला था, वो उन्होंने अनशन पे नहीं बैठे हुए, वो सीधे सुप्रीम कोर्ट गए, अदालत में गए, अदालत का दरवाजा अभी भी खटखटा रहे और देश के सामने मामला है। आप लोगों ने अनशन की राह अख्तियार की, लेकिन अब जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं तो आप कह रहे हैं राजनीति ज्यादा बेहतर लगेगी बनस्पत इसके कि आप लोग अदालत जाएं। हाँ, मैं बस ये बोलना चाहता हूँ कि जो अदालत जाना और जन लोकपाल की मांग, ये सेम चीज नहीं है कि उन्होंने एक रास्ता अपनाया और दूसरे ने दूसरा रास्ता अपनाया। जो एंड था, जो गोल था, वो सेम नहीं है। आप क्या हर एक मुद्दे पर, सीडब्ल्यूजी पर आप अदालत जाएंगे, आप एक स्पेशल रिट जारी करेंगे? मतलब अगर कोई सर्फेस ट्रांसपोर्ट का कोई घोटाला हुआ, वो सस्टेनेबल नहीं है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि हर बार कोई, तो एक इंस्टीट्यूशन होनी चाहिए, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म होने चाहिए ठीक करने के लिए। ये नहीं कि हर बार आप अदालत जाएं। ये ऐसे डेमोक्रेसी या कोई भी ऐसे नहीं चल सकती। राजनीतिक विकल्प देना कोई बुराई नहीं है, अच्छी बात आप राजनीति में जाइए, पर टीम अन्ना के केस में मुझे लगता नहीं ये सफल हो पाएगा, क्योंकि यहां पर इतनी बड़ी जो टीम है, हर आदमी का अपना अलग एजेंडा और अपने विचार है। राजनीति में जाने के लिए विचारों के साथ साथ एक समान विचारधारा होना भी बहुत जरूरी होता है। यहां तो विचारधारा छोड़िए, विचार ही अलग है। एक प्रशांत भूषण जी कहते हैं कश्मीर रेफरेंडम करा लीजिए, अन्ना अगले दिन कहते हैं मैंने पाकिस्तान से गोली खाई, कश्मीर तो हिंदुस्तान का अभिन्न अंग रहेगा। कभी किरण बेदी जी के ऊपर आरोप लगता है तो कुछ लोग कहते हैं जांच होनी चाहिए, कुछ लोग उनका समर्थन करते हैं। अरविंद जी कहते हैं कि लोकपाल में भी अगर आरक्षण हो, नरेंद्र मोदी के मसले पर भी बटी हुई थी। नरेंद्र मोदी जी आज कांग्रेस, बार बार ये कहा जा रहा है कि जो रणनीति है इनकी, ये भटक रही है। देखिए, जो लोकपाल की एक डिमांड है, एक तो मैं कहना चाहती हूँ कि इनकी नई डिमांड नहीं है। 20 सालों से ये किसी न किसी शेप में अलग अलग सरकारों के सामने ये बात था, मसला था कि एक लोकपाल होना चाहिए। कई स्टेट्स में, प्रांतों में लोकायुक्त है भी,
कोई वीक होगा, कोई स्ट्रांग होगा, वो अलग बात है, उसमें आप फेरबदल कर सकते हैं। तो ये इनकी कोई एक नई सोच थी और बिल्कुल ये लेके आए हैं, ये बिल्कुल नहीं बात है। ये जरूर है कि सरकारें अलग अलग वजह से लोकपाल नहीं ला सकी, और सिर्फ ये सरकार नहीं, ये बहुत डेकेड्स की बात है। वीपी सिंह की सरकार है, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार है, जो नॉन कांग्रेसी सरकार भी रही वो असफल रही। दूसरी बात ये कह रही हूं कि एक बिल लाना, डाउरी लाना, या इंस्टीट्यूशन भी आप करेंगे, क्राइम अगेंस्ट वुमेन का स्पेशल सेल बन जाए पुलिस में, तो उसमें वो क्राइम खत्म नहीं होती ना, वो लॉ से खत्म। ये लोग भी मानते हैं कि अगर लोकपाल आ जाते तो पूरी तरह से भ्रष्टाचार नहीं जाएगा, लेकिन फिलहाल आज का जो है एक शुरुआत ही हुई है, मगर आप सिस्टम्स में ट्रांसपेरेंसी लाएंगे, जैसे राइट टू एजुकेशन एक आया है, अभी नया ये है, आप सिस्टम्स में ट्रांसपेरेंसी लाएंगे, जो चार्टर की बात की है, जो बहुत अच्छी बात की है, सिटीजन चार्टर, हर काम जो लोगों का है वो टाइम बाउंड हो 15 दिन में, तो उससे बल्कि बहुत ज्यादा फायदा होगा। और सरकारी जो अफसर हैं उनके ऊपर पनिशमेंट होनी चाहिए अगर वो एक दिन का भी डिले करते हैं। ब्रेक लेना पड़ा है, तुरंत लौटते हैं और बड़ी खबर पे इसी मसले को चर्चा करेंगे, बने रहिए हमारे साथ। तो बड़ी खबर में जिस तरह से अभिनंदन ने कहा कि आज जो टीम अन्ना का अनशन का दिन है, उस दिन की डेवलपमेंट ये है कि विचार कर रहे हैं ये लोग कि क्या राजनीति में आगे बढ़ा जाए, राजनीति की राह पकड़ी जाए या नहीं। ऐसे में जितिन, अगर मैं आपके पास आऊं, अब समय बहुत कम रह गया है, टीम अन्ना के लिए राजनीति की राह पकड़ना, उनके सामने रोड़े क्या होंगे फिलहाल? टीम अन्ना और अन्ना जी इस समय दो अलग लोग दिख रहे हैं। वो सक्सेसफुल हम सभी चाहते हैं, मगर ऐसा लग रहा है कि पूरी टीम अन्ना के हर व्यक्ति अपने अलग एजेंडे के साथ चल रहा है। अगर राजनीति में आना है तो तीन बातें सबसे पहले बतानी होंगी, जो सबसे बर्निंग नेशनल इश्यूज हैं कि कश्मीर के ऊपर आपका क्या रुख है। प्रशांत भूषण कहते हैं कश्मीर रेफरेंडम कराइए, आरक्षण के ऊपर आपका क्या रुख है। दूसरा, ये जो इलेक्शन रिफॉर्म्स के ऊपर आप कहते हैं अगर आप मोदी जी से मिलते हैं तो आप एक तरह से अछूत हो गए। दूसरी तरफ सारी टीम अन्ना के लोग कांग्रेस मिनिस्टर से मिल रहे हैं, तो क्या वो मिलना गलत नहीं है? तो जो नेशनल इश्यूज है उसके ऊपर आप एक क्लियर विजन दीजिए कि आप सोचते क्या, उसके बाद आप राजनीति में आइए। तो क्लियर विजन देना होगा टीम अन्ना को। नीना जी, अगर ये लोग राजनीति की राह अख्तियार करते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्या मुश्किल होगी इनके? बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये सारा गड़बड़ करना, बवाल मचाना, कभी यहां कभी वहां आए ना, लोगों की कहते हैं लोग हमारे साथ हैं, तो वो तो असली बात सामने आएगी जब इलेक्शन में आप उतरेंगे, जब लाखों करोड़ों लोग आपके लिए वोट देंगे या नहीं देंगे, तभी ये साबित होगा कि लोग आपके साथ हैं कि नहीं। बहुत अच्छी बात है। जो राजनीतिक तबका है वो तो कह ही रहा होगा कि आप आइए मैदान में कूदिए, और फिर तो शुरू से कह ही रहे थे। अभिनंदन, आंख में आपको क्या लगता है, क्या मुश्किलात आप लोगों के सामने होगी? जिस तरह से आइडियोलॉजी सबकी अलग अलग है, वो ठीक है, हक है, लेकिन वो एक तरह से दे पाएंगे कि नहीं, क्या आपको लगता है मुश्किलात? जी, जो हमारे यंग दोस्त बोल रहे थे, सही बात है। मतलब एक जो मेन इश्यूज हैं उस पर सहमति होनी चाहिए, लेकिन मैं एक और बात बोलना चाहूंगा जो मैम ने बोली कि जो बवाल मचा रहे हैं, ये एक बड़ा यूनिडायमेंशनल व्यू है डेमोक्रेसी का, कि सिर्फ इलेक्शन ही, मतलब ये तो मणिशंकर वाली बात हो गई ना, जब सीएजी ने बोला, उसको बोलो कभी उसने इलेक्शन जीता है, कभी, मतलब ये तो जब भी कुछ भी बोलो कभी इलेक्शन जीता है, तो कुछ भी आप करना जाके इलेक्शन जीतो, ऐसे नहीं चलती डेमोक्रेसी। और बहुत, एक मिनट मुझे, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, आप मुझको भी अपनी बात बोलने दीजिए। तो लोग आपके साथ हों तो जरूरी नहीं है कि हर चीज को चेंज करने के लिए केवल इलेक्शन ही साधन हो, वो डेमोक्रेसी का मतलब नहीं है। वो बहुत ही वन डायमेंशनल डेमोक्रेसी का इंटरप्रिटेशन है, और इसलिए शायद एक जनरेशन का इंटरप्रिटेशन ये रहा है। इसमें हमारी जनरेशन ने एक बहुत ही फ्लॉड डेमोक्रेसी इनहेरिट की है। अगर हमारे से पहली वाली जनरेशन का परिभाषा थोड़ी ब्रॉड होती तो रुक रहा है, लेकिन फिलहाल आपने जिस तरह से बताया कि राजनीति की राह पकड़ने पर आप लोग सोच प्रॉब्लम्स होंगे, क्योंकि मेरे रुख अलग है, व्हाट आई थिंक ऑन कश्मीर किसी और के अलग हो सकता है, और वी हैव टू ओवरकम दैट। ये सब देखना होगा, ये नहीं बोल रहे हैं कल कर रहे हैं, लेकिन ये एक आइडिया फ्लोट हुआ है और इस पर विचार करना बुरी बात नहीं है। आप सभी लोग आए, बहुत बहुत शुक्रिया। समय में पास आज बस इतने चर्चा का ही है, तो फिलहाल कल फिर हाजिर होंगे बड़ी खबर में। नमस्कार।